वेलकम टू ए एडू और ए एडू के हमारे इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। तो देखिए, इस वीडियो में हम लोग एक बेहद इम्पोर्टेंट टॉपिक, जहां से निश्चित तौर पे तो 4 या 5 प्रश्न तो आएंगे ही आएंगे, तो इसे रट रट डालना है और ये अंतिम समय पे इसे देख कर ही एग्जाम में जाना है, जो बेहद इम्पोर्टेंट है। क्योंकि ये आर्थिक सर्वेक्षण और बिहार से जो खनिज आंकड़े हैं, कृषि आंकड़े हैं, भारत के खनिज आंकड़े हैं, कृषि आंकड़े हैं, तो इन सभी को हम लोग देखेंगे। तो चलिए हम लोग इसको देख लें एक बार। सबसे पहले खनिज रिपोर्ट 2021। खनिज रिपोर्ट, ये सारे आंकड़े जो है सभी लेटेस्ट आंकड़े हैं, सभी में जो है लेटेस्ट आंकड़े। इसके बाद हम लोग और भी जो बचे होंगे अगले वीडियो में हम लोग देख लेंगे। और यह जो 5 से 6 अंकों का काम है वह आसानी से समाप्त हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं खनिज रिपोर्ट, विश्व खनिज रिपोर्ट 2021। विश्व खनिज रिपोर्ट 2021, सभी लेटेस्ट आंकड़े तो फटाफट हम लोग देखेंगे। इधर खनिज है, यह उत्पादक देश है, और यह भंडारण है। तो सबसे पहले है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम का सबसे बड़ा उत्पादक देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। और भंडारक कौन है? तो सऊदी अरब में। तो पेट्रोलियम का सबसे महत्वपूर्ण उत्पादक देश कौन है? संयुक्त राज्य अमेरिका। और भंडारण के क्षेत्र में सऊदी अरब। चांदी बहुत इंपॉर्टेंट है। चांदी का मुख्य उत्पादक देश है मैक्सिको, और भंडारण के क्षेत्र में है पेरू। याद रखेंगे, पेरू। कोयला बेहद इंपॉर्टेंट है। कोयला का मुख्य उत्पादक देश है चाइना, और भंडारक देश है अमेरिका। कोयला का मुख्य उत्पादक देश है चाइना, और भंडारक देश है अमेरिका। बहुत इंपॉर्टेंट है पेट्रोलियम, चांदी और कोयला। इसके बाद बायराइट इतना इम्पोर्टेंट नहीं है। तो बायराइट का उत्पादक देश है चाइना, और भंडारक देश है चाइना। इसके बाद बॉक्साइट इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बॉक्साइट का उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया, और भंडारक देश है गिनी। बॉक्साइट का उत्पादक देश है ऑस्ट्रेलिया, और भंडारक देश है गिनी। उसके बाद प्लेटिनम का जो है उत्पादक देश है दक्षिण अफ्रीका, और भंडारक भी है दक्षिण अफ्रीका। तो प्लेटिनम इंपॉर्टेंट है दक्षिण अफ्रीका उत्पादन के क्षेत्र में भी और भंडारण के क्षेत्र में भी, दोनों नंबर 1 पे है। इसके बाद प्राकृतिक गैस में संयुक्त राज्य अमेरिका उत्पादक में नंबर 1 है, और रूस भंडारण में नंबर 1 है। याद रखेंगे, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस। टंगस्टन बहुत इंपॉर्टेंट है। याद रखेंगे, चाइना। तो टंगस्टन उत्पादक है या भंडारण है, दोनों में चाइना प्रथम पे है। लौह अयस्क, यह भी इम्पोर्टेंट है। लौह अयस्क में ऑस्ट्रेलिया भंडारण और उत्पादन दोनों में पहले स्थान पर है। लौह अयस्क में ऑस्ट्रेलिया भंडारण और उत्पादन दोनों में पहले स्थान पर है। कैडमियम में उत्पादन में चाइना और भंडारण में भारत। याद रखेंगे, तो जहाँ जहाँ भारत है उस पर विशेष फोकस करेंगे। तो कैडमियम में भारत सबसे ज़्यादा भंडारण का क्षेत्र है। कोबाल्ट की बात की जाए तो कोबाल्ट सबसे अधिक उत्पादन होता है कांगो में, और भंडारण में भी कांगो। तो कोबाल्ट उत्पादन और भंडारण दोनों में कांगो प्रथम। बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न आने की संभावना रहती है तांबा के बारे में, तो वेरी इंपॉर्टेंट है। तांबा की बात की जाए तो तांबा चिली, उत्पादन और भंडारण दोनों में चिली है। उत्पादन और भंडारण दोनों में चिली पहले स्थान पर है। उसके बाद है क्रोमाइट में उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका और भंडारण में कजाकिस्तान। तो क्रोमाइट में उत्पादन में दक्षिण अफ्रीका और भंडारण में कजाकिस्तान। ग्रेफाइट की बात की जाए तो चाइना है। ग्रेफाइट में चाइना उत्पादक भी है, और चाइना भंडारण देश भी है सबसे पहला। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट है सोना का उत्पादक देश है चाइना, और भंडारण के क्षेत्र में है ऑस्ट्रेलिया। तो सोना का सबसे नंबर 1 उत्पादक देश कौन है? चाइना, और भंडारण के क्षेत्र में सबसे नंबर 1 है ऑस्ट्रेलिया। बहुत इंपॉर्टेंट है हीरा में रूस जो है वह भंडारण और उत्पादन दोनों में पहले स्थान पर है। तो हीरा रूस, याद रखेंगे, हीरा रूस। निकेल में रूस उत्पादन के क्षेत्र में सबसे नंबर 1 है। किस निकेल के क्षेत्र में कौन है? तो रूस। इसके बाद यूरेनियम बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आने की प्रबल संभावना है। तो यूरेनियम का उत्पादन यदि पूछा जाए तो कजाकिस्तान,
और भंडारण ऑस्ट्रेलिया। तो यूरेनियम के उत्पादन में नंबर 1 है कजाकिस्तान और भंडारण में है ऑस्ट्रेलिया। मैग्नेसाइट के उत्पादन में है चाइना और भंडारण में है ऑस्ट्रेलिया। तो मैग्नेसाइट के उत्पादन में है चाइना और भंडारण में है ऑस्ट्रेलिया। सीसा, जिसे लेड भी कहते हैं, तो सीसा यानी कि लेड, तो लेड के उत्पादन में चाइना और भंडारण में रूस। लेड के उत्पादन में चाइना और भंडारण में रूस। जस्ता में है चाइना उत्पादन में और भंडारण में ऑस्ट्रेलिया। तो जस्ता क्या है? जस्ता में उत्पादन में चाइना, भंडारण में ऑस्ट्रेलिया। मैग्नीज जो है उसमें दक्षिण अफ्रीका है उत्पादन में और भंडारण में भी दक्षिण अफ्रीका है। तो मैग्नीज में उत्पादन और भंडारण दोनों में दक्षिण अफ्रीका है। इसके बाद खनिज तेल में उत्पादन के क्षेत्र में सऊदी अरब और वेनेजुएला जो है वो भंडारण के क्षेत्र में है, याद रखेंगे। तो वेनेजुएला भंडारण के क्षेत्र में और सऊदी अरब उत्पादन के क्षेत्र में। इसके बाद कच्चा तेल। इसके बाद बात की जाए कच्चा तेल की, तो कच्चा तेल में उत्पादन के क्षेत्र में अमेरिका नंबर 1 पर है और वेनेजुएला भंडारण में है। तो कच्चे तेल में अमेरिका उत्पादन में नंबर 1 पर है और वेनेजुएला भंडारण में नंबर 1 पर है। इसके बाद अभ्रक, बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अभ्रक में भारत जो है भंडारण में सबसे नंबर 1 है और चाइना उत्पादन में है। तो अभ्रक का उत्पादन का नंबर 1 है चाइना और भंडारण है भारत। टीन जो है चाइना उत्पादन में भी है और भंडारण में भी है। तो टीन के क्षेत्र में चाइना उत्पादन और भंडारण दोनों में नंबर 1 पर है। एक इम्पॉर्टेंट है थोरियम का सबसे बड़ा उत्पादन और भंडारण कहाँ पे है? तो भारत में है, याद रखेंगे। थोरियम का उत्पादक और भंडारक दोनों कौन है? तो भारत है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। टाइटेनियम की बात की जाए तो उत्पादन में है चाइना। टाइटेनियम का सबसे प्रमुख उत्पादक क्षेत्र कौन है? तो चाइना है। इसके बाद प्लेटिनम की बात की जाए तो दक्षिण अफ्रीका। प्लेटिनम का सबसे बड़ा उत्पादन कौन होता है? उत्पादक देश, तो दक्षिण अफ्रीका है। लिथियम ऑस्ट्रेलिया है उत्पादन में और भंडारण में है अर्जेंटीना। तो लिथियम के उत्पादन में ऑस्ट्रेलिया और भंडारण में अर्जेंटीना। बिस्मथ के उत्पादन में चाइना और भंडारण में भी चाइना। लोहा के उत्पादन में चाइना और भंडारण में भी चाइना। तो लोहा बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, ये आने की संभावना है, जिसमें लोहा चाइना उत्पादन और भंडारण दोनों में पहले स्थान पर है। जिप्सम में चाइना उत्पादन और चाइना में भंडारण। तो जिप्सम में चाइना उत्पादन और भंडारण दोनों में पहले स्थान पर है, इंपॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं बिहार के आर्थिक सर्वेक्षण के बारे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से एग्जाम में निश्चित तौर पे प्रश्न बनेंगे ही बनेंगे, तो इसे पढ़ के जरूर जाएंगे। जितने सारे ये इस टॉपिक में हम लोग जो पढ़ रहे हैं, यहाँ से निश्चित तौर पे 4 या 5 प्रश्न तो रखे हुए हैं, इम्पॉर्टेंट है। अब हम लोग देखते हैं बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21। अभी हम लोग देखेंगे बिहार का बजट और भारत का बजट, तो देख लेंगे, छोटा सा टॉपिक है। तो बिहार का आर्थिक सर्वेक्षण हम लोग फटाफट देखेंगे। सकल राज्य घरेलू उत्पाद अर्थात जीएसडीपी, सकल राज्य घरेलू उत्पाद अर्थात जीएसडीपी कितना है 2020-21 में? तो 618.83 हज़ार करोड़ रुपए, 618.83 हज़ार करोड़ रुपए। ये 2020-21 का आंकड़ा है, याद रखेंगे। ये सभी बिहार आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 का आंकड़ा है। वर्ष 2011-12 के मुकाबले जो 419.68 हज़ार करोड़ रुपए था, उससे इसमें कितनी वृद्धि हुई? तो 2.5%, याद रखेंगे कि सकल राज्य घरेलू उत्पाद 2020-21 में जो कि 618.83 हज़ार करोड़ रुपए है, तो इसमें 2011-12 में जो जीएसडीपी था 419.68 हज़ार करोड़ रुपए, तो उसके मुकाबले कितनी वृद्धि हुई? 2.5%। एनएसडीपी अर्थात निवल राज्य घरेलू उत्पाद, तो एनएसडीपी अर्थात निवल राज्य घरेलू उत्पाद में 566.47 हज़ार करोड़ रुपए लागत हुआ। कितना? 566.47 हज़ार करोड़ रुपए, जो 2011-12 के मुकाबले कितना करोड़ रुपए है? तो 2011-12 में कितना था? 379.55 हज़ार करोड़ रुपए था। प्रति व्यक्ति जीएसडीपी कितना हुआ?
तो प्रति व्यक्ति जीएसडीपी की बात की जाए तो 50,555 रुपया। ये सभी 2020-21 के आंकड़े हैं, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के आंकड़े हैं। तो प्रति व्यक्ति जीएसडीपी कितना है? 50,555 रुपया। और 2011-12 में कितना था? तो 34,314 रुपया, 34,314 रुपया। प्रति व्यक्ति एनएसडीपी कितना हुआ? तो 46,292। तो प्रति व्यक्ति एनएसडीपी कितना हुआ? 46,292, जो 2011-12 में कितना था? तो 31,017 रुपया। 2011-12 में 31,017 रुपया था। अब एक इम्पॉर्टेंट है जो निश्चित तौर पर एग्जाम में यहाँ से प्रश्न तो बनेंगे ही, जैसे कि जीएसडीपी है और वर्ष 2016-17 के मुकाबले वृद्धि। तो यह जो जीएसडीपी है यह वर्ष 2020-21 का है। वर्ष 2020-21 का है प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और उसके बाद तृतीयक क्षेत्र, याद रखेंगे। और 2016-17 के मुकाबले कितना वृद्धि हुआ यह भी हम लोग देख लेंगे। तो प्राथमिक क्षेत्र 19.2%, 2016-17 के मुकाबले कितनी वृद्धि हुई? तो 2.3%। द्वितीयक क्षेत्र 19.5%, 2016-17 के मुकाबले 4.8% की वृद्धि हुई। तृतीयक क्षेत्र 61.2%, जो 2016-17 के मुकाबले 8.5% की वृद्धि हुई। याद रखेंगे, ये सभी आंकड़े बिहार के हैं। वर्ष 2019-20 में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाला जिला कौन बना? तो पटना बना। तो वर्ष 2019-20 में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति, याद रखेंगे 2019-20 है, 20-21 नहीं है, 2019-20 है। तो 2019-20 में सबसे ज़्यादा प्रति व्यक्ति जीएसडीपी वाला जिला बना पटना। उस समय कितना था? तो 1.31 लाख रुपये प्रति व्यक्ति, 1.31 लाख रुपया प्रति व्यक्ति। तथा सबसे कम जीएसडीपी कितना? कौन जिला? शिवहर। सबसे कम जीएसडीपी वाला जिला था शिवहर, जहाँ पे 19,000 रुपया प्रति व्यक्ति था। कितना? 19,000 रुपया प्रति व्यक्ति। वर्ष 2019-20 में सबसे ज़्यादा पेट्रोल का सर्वाधिक खपत कहाँ पे हुआ? तो वर्ष 2019-20 में सबसे ज़्यादा पेट्रोल का सर्वाधिक खपत कहाँ पे हुआ? तो पटना में। और सबसे कम पेट्रोल का खपत हुआ तो बांका में, याद रखेंगे। वर्ष 2019-20 में सबसे ज़्यादा डीजल का सर्वाधिक खपत कहाँ हुआ? तो शेखपुरा में। और सबसे कम किशनगंज में। तो वर्ष 2019-20 में डीजल का सर्वाधिक खपत कहाँ हुआ? तो बिहार के शेखपुरा जिले में। और सबसे कम डीजल का खपत हुआ तो किशनगंज में। इम्पॉर्टेंट है। ये सारे आंकड़े दिमाग में नोट होने चाहिए। एग्जाम में यहाँ से प्रश्न निश्चित तौर पे 2 प्रश्न तो बनेंगे ही। वर्ष 2019-20 में सबसे ज़्यादा रसोई गैस का सर्वाधिक खपत कहाँ पे हुआ? तो पटना में। और सबसे कम अररिया में। तो एक चीज़ तो देख रहे हैं कि डीजल हो, रसोई गैस हो या फिर प्राकृतिक गैस हो, पेट्रोल हो, इन सब में सबसे ज़्यादा खपत कहाँ हुआ? तो पटना में। बाकी सबसे कम को याद रख लेंगे कॉमन, और सबसे अधिक पटना को टिक कर देंगे। तो वर्ष 2019-20 में रसोई गैस में सबसे सर्वाधिक खपत पटना और सर्वाधिक कम अररिया। शिवहर के मुकाबले पटना की जीएसडीपी कितने गुना ज़्यादा बढ़ गई? तो 7 गुना। तो शिवहर में चूँकि सबसे कम जीएसडीपी बढ़ी थी, तो उसके मुकाबले पटना में, चूँकि पटना में सबसे ज़्यादा जीएसडीपी था, तो कितना गुना ज़्यादा बढ़ा? 7 गुना। याद रखेंगे, 7 गुना। अगर मुद्रास्फीति की बात की जाए, कब? वर्ष 2020-21 का। तो वर्ष 2021-20-21 के मुद्रास्फीति की बात की जाए तो ग्रामीण क्षेत्र में 2.8%, शहरी क्षेत्र में 4.9% और समग्र यानी कि टोटल मिला के 3.1%। तो ग्रामीण क्षेत्र में 2.8%, शहरी क्षेत्र में 4.9% और समग्र की बात की जाए तो 3.1%। शहरी क्षेत्रों में मुद्रास्फीति की दर भारत से ज़्यादा किसकी थी? तो बिहार की थी। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। तो शहरी क्षेत्रों में मुद्रास्फीति की दर भारत से ज़्यादा बिहार की थी, लेकिन ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति की दर भारत से बिहार की क्या थी? कम थी। तो ग्रामीण क्षेत्रों में मुद्रास्फीति बिहार की कम थी भारत के मुकाबले, लेकिन शहरी मुकाबले में बिहार की भारत के मुकाबले ज़्यादा थी। क्या? मुद्रास्फीति। इसके बाद कुल व्यय 2020-21 का कुल व्यय कितना था? 1,65,696 करोड़ रुपए, जो 2019-20 से 13.49% की वृद्धि हुई।
तो कुल व्यय कितना हुआ 2020-21 के दौरान, तो 1,65,696 करोड़ रुपए, जो वर्ष 2019-20 से 13.49% क्या थी, तो वृद्धि थी। कुल पूंजीगत व्यय कितना हुआ, तो 2020-21 के दौरान 26,223 करोड़ रुपए, तो 26,203 करोड़ रुपए कुल पूंजीगत व्यय हुआ 2020-21 के दौरान, जो 2019-20 के दौरान 30.5% की वृद्धि थी। 30.5% की वृद्धि थी। कुल राजस्व व्यय, तो राजस्व व्यय के बारे में बात की जाए तो 2020-21 के दौरान 1,39,439 करोड़ रुपए क्या हुई, तो राजस्व व्यय हुई, जो 2019-20 के मुकाबले 10.7% की वृद्धि रही। कुल प्राप्ति कितनी हुई, तो 1,64,903 करोड़ रुपए, तो कुल प्राप्ति 1,64,903 करोड़ रुपए हुई। कुल पूंजीगत प्राप्तियां वर्ष 2020-21 के दौरान कितनी रही, तो 36,735 करोड़ रुपए। तो कुल पूंजीगत प्राप्तियां वर्ष 2020-21 के दौरान 36,735 करोड़ रुपए रही, जो 19-20 के मुकाबले 25.9% की वृद्धि रही। वर्ष 2019-20 के मुकाबले 25.9% की वृद्धि रही। कुल राजस्व प्राप्तियां की बात की जाए वर्ष 2019-20 में, तो वर्ष 2019-20 में कुल राजस्व प्राप्ति की बात की जाए तो वह 1,28,168 करोड़ रुपए है, जो 2019-20 के मुकाबले 3.2% की क्या रही, तो वृद्धि रही। याद रखेंगे। अब है पूंजीगत लेखा वर्ष 2020-21 के दौरान। वर्ष 2020-21 के दौरान पूंजीगत लेखा की बात की जाए तो 29,175 करोड़ रुपए। कितना, 29,175 करोड़ रुपए, जो 2019-20 के दौरान 25.9% की वृद्धि थी। 19-20 के दौरान 25.9% की वृद्धि रही। पूंजीगत व्यय वर्ष 2020-21 के दौरान कितना रहा, तो 26,203 करोड़ रुपए। तो पूंजीगत व्यय की बात की जाए तो वर्ष 2020-21 के दौरान 26,203 करोड़ रुपए रहा, जो 2019-20 के मुकाबले 30.5% की वृद्धि रही। कितना, 30.5%। पूंजीगत परिव्यय की बात की जाए तो वर्ष 2020-21 के दौरान कुल पूंजीगत परिव्यय कितना रहा, तो कुल पूंजीगत परिव्यय रहा वर्ष 2020-21 के दौरान 18,209 करोड़ रुपए। 18,209 करोड़ रुपए। केंद्र सरकार से संसाधनों का अंतरण कितना रहा, तो वर्ष 2020-21 के दौरान 98,128 करोड़ रुपए। तो केंद्र सरकार से संसाधनों का अंतरण वर्ष 2020-21 के दौरान 98,128 करोड़ रहा। कुल बकाया देनदारी कितना रहा वर्ष 2020-21 के दौरान, तो कुल बकाया देनदारी वर्ष 2020-21 के दौरान 2,27,196 करोड़ रुपए रहा। कितना, 2,27,196 करोड़ रुपए, जो 19-20 के मुकाबले 36.7% की वृद्धि रही। कुल लोक ऋण देनदारी कितनी रही वर्ष 2020-21 के दौरान, 78%। तो लोक ऋण देनदारी वर्ष 2020-21 के दौरान 78% रही। राजस्व घाटा कितना रहा, तो राजस्व घाटा रहा 11,325 करोड़ रुपए। 11,325 करोड़ रुपए, जो वर्ष 2019-20 से 1,784 करोड़ रुपए अधिक था। तो जो वर्ष 2019-20 से 1,784 करोड़ रुपए अधिक था। इम्पोर्टेंट है राजकोषीय घाटा। तो वर्ष 2019-20 के दौरान, वर्ष 2020-21 के दौरान राजकोषीय घाटा कितना रहा, 29,827 करोड़। 29,827 करोड़, जो 2019-20 से 14,725 करोड़ रुपए 2019-20 में रहा। अब है प्राथमिक घाटा की बात की जाए वर्ष 2020-21 के दौरान, तो वर्ष 2020-21 के दौरान प्राथमिक घाटा रहा 17,343 करोड़ रुपए। 17,343 करोड़ रुपए, जबकि वर्ष 2019-20 में कितना रहा, तो 3,733 करोड़। कितना, 3,733 करोड़। अब है कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र, और वर्ष 2016-17 के मुकाबले इसमें कितना वृद्धि हुआ। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे इसे निश्चित तौर पे। जैसे कि वर्ष 2020-21 में, वर्ष 2020-21 में कृषि के क्षेत्र में
2016-17 के मुकाबले 2.1% की वृद्धि हुई। तो कृषि में कितना वृद्धि हुआ? 2.1%। पशुधन में कितना हुआ? 10%। और मछली पालन में 7%। तो याद रखेंगे 2016-17 के मुकाबले वर्ष 2020-21 में कृषि में 2.1% वृद्धि हुई, पशुधन में 10% और मत्स्य पालन में 7%। वर्ष 2020-21 में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का सकल राज्यगत मूल्यवर्धन अर्थात GSVA कितना हुआ? 19%। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, तो केवल इतना याद रखेंगे GSVA कितना है? 19%। इंपॉर्टेंट है। अब है वर्ष 2020-21 में कृषि एवं सहवर्ती क्षेत्र का सकल राज्यगत मूल्यवर्धन कितना रहा? 19%। खाद्यान्नों का उत्पादन कितना रहा वर्ष 2020-21 में? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये आंकड़े दिमाग में नोट होना चाहिए कि कुल खाद्यान्नों का उत्पादन 2020-21 के दौरान 17.95 लाख टन रहा। कितना? 17.95 लाख टन। वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 के दौरान चावल में कितनी वृद्धि हुई? 9.6%। तो वर्ष 2018-19 से वर्ष 2020-21 के दौरान चावल में कितनी वृद्धि हुई? 9.6%। और मक्का में कितनी वृद्धि? तो 5%। मक्का में 5%। जैविक पट्टी का विकास कितना जिलों में किया गया? तो 13 जिलों में। 13 जिलों में जैविक पट्टी का विकास किया गया। बागवानी विकास मिशन कितने जिलों में लागू किया गया? तो 23 जिलों में। बागवानी विकास मिशन 23 जिलों में लागू किया गया। मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना का क्रियान्वयन कितने जिलों में चल रहा है? तो 15 जिलों में। तो मुख्यमंत्री बागवानी विकास योजना का क्रियान्वयन 15 जिलों में चल रहा है। डिजिटल कृषक सेवाएं देने हेतु एक ऐप की शुरुआत हुई, बिहान ऐप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि बिहान ऐप किससे संबंधित है? तो कृषि से संबंधित है। तो डिजिटल कृषक सेवाओं को देने के लिए एक ऐप की शुरुआत हुई जिसका नाम है बिहान ऐप। अब हम लोग देखते हैं, बेहद इंपॉर्टेंट, इसे याद रखेंगे कि सर्वाधिक उत्पादन और सर्वाधिक उत्पादकता। तो सर्वाधिक उत्पादन कहाँ हुआ और सर्वाधिक उत्पादकता क्षेत्र कौन है? जैसे कि चावल के क्षेत्र में, चावल में ये सभी 2020-21 के लेटेस्ट आंकड़े हैं, जो आर्थिक सर्वेक्षण हुआ था उसी के आंकड़े हैं। तो चावल में रोहतास है सबसे अधिक उत्पादन के क्षेत्र में। चावल में कौन है? रोहतास। और उत्पादकता के क्षेत्र में है पश्चिम चंपारण, जहाँ पे 4620 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादकता होती है। 4620 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर याद रखेंगे, यानी कि 1 हेक्टेयर पर जो उत्पादन होता है वही उसको उत्पादकता कहते हैं, लेकिन ओवरऑल को उत्पादन कहते हैं। गेहूं में रोहतास, चावल और गेहूं दोनों में कौन है? रोहतास है। और जबकि उत्पादकता की बात की जाए तो बेगूसराय, जहां पे 3641 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। मक्का के क्षेत्र की बात की जाए तो कटिहार, मक्का में कौन है? कटिहार। और सर्वाधिक उत्पादकता वाला जिला तो अररिया, अररिया में 9419 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। उसके बाद दलहन की बात की जाए तो पटना, दलहन में कौन है? तो पटना। और जबकि सर्वाधिक उत्पादकता वाला क्षेत्र है जहानाबाद, जहाँ पे 1452 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर उत्पादन होता है। अब वर्ष 2019-20 के दौरान देखा जाए तो सकल फसल क्षेत्र कितना रहा? तो 72.97 लाख हेक्टेयर। वर्ष 2019-20 के दौरान सकल फसल क्षेत्र 72.97 लाख हेक्टेयर रहा। शुद्ध बुआई क्षेत्र की बात की जाए तो 50.77 लाख हेक्टेयर रहा। शुद्ध बुआई क्षेत्र 50.77 लाख हेक्टेयर। फसल सघनता की बात की जाए तो फसल सघनता 144% इंपॉर्टेंट है। तो फसल सघनता 144%। सकल सिंचित क्षेत्र वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सकल सिंचित क्षेत्र 54.35 लाख हेक्टेयर। सकल सिंचित क्षेत्र 54.35 लाख हेक्टेयर। जल जीवन हरियाली मिशन के तहत क्या लक्ष्य निर्धारित किया गया? तो जल प्रबंधन, जल स्रोत, जल संग्रहण और जल भंडारण। तो जल जीवन हरियाली के तहत जल प्रबंधन, जल स्रोत, जल संग्रहण और जल भंडारण का लक्ष्य रखा गया। अब वर्ष 2020-21 के दौरान क्या क्या उत्पादन में कितना हुआ, कितना लाख टन उत्पादन हुआ, उसे हम लोग देखें। तो वर्ष 2020-21 के दौरान बिहार में मांस में कितना उत्पादन हुआ? तो मांस में 3.85 लाख टन मांस का उत्पादन हुआ।
मछली में कितना उत्पादन हुआ, तो मछली में 6.8 लाख टन, मछली में 6.8 लाख टन। अंडा की बात की जाए तो अंडा में 301.32 लाख टन, अंडा में 301.32 लाख टन का उत्पादन हुआ, याद रखेंगे। उसके बाद दूध में 115.01 लाख टन का उत्पादन हुआ है, दूध याद रखेंगे। दूध में 115.01 लाख टन उत्पादन हुआ। फल की बात की जाए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तो फल में 50.02 लाख टन उत्पादन हुआ। कितना? 50.02 लाख टन। फूल की बात की जाए तो फूल में 11.14 हजार टन, 11.14 हजार टन का उत्पादन हुआ। सब्जी की बात की जाए तो सब्जी में 179.05 लाख टन का उत्पादन हुआ। कितना? 179.05 लाख टन। केला की बात की जाए तो 19.8 लाख टन, केला कितना? 19.8 लाख टन। आम की बात की जाए तो आम 15.5 लाख टन, आम कितना? 15.5 लाख टन। अमरूद की बात की जाए तो अमरूद 4.3 लाख टन। इसके बाद वर्ष 2020-21 के दौरान शुद्ध बुआई क्षेत्र कितना रहा? 54.2%, 54.2%। कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि कितना रहा? तो कृषि के लिए अनुपलब्ध भूमि 23.1%। प्रति भूमि कितना बताया गया? 12.7%, प्रति भूमि 12.7%। कुल वन कितना रहा बिहार में? 6.6%, 6.6%। अकृषि भूमि प्रति भूमि को छोड़कर, तो प्रति भूमि को छोड़कर अकृषि, अकृषि का मतलब होता है जिस पर खेती नहीं की गई, तो प्रति भूमि को छोड़कर अकृषि भूमि में 2.9%। कृषि ऊसर भूमि अर्थात खेती किया हुआ बंजर भूमि कितना रहा? 0.5%। तो कृषि ऊसर भूमि 0.5%। वर्ष 2019-20 में 80% से अधिक निवल बुआई क्षेत्र वाला जिला रहा बक्सर और भोजपुर। तो वर्ष 2019-20 में 80% से अधिक निवल बुआई क्षेत्र वाला जिला रहा बक्सर और भोजपुर। सबसे अधिक फसल सघनता रहा कहाँ, किसमें? शिवहर जिला में। तो शिवहर जिला बना सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला। और सबसे कम फसल सघनता वाला जिला कौन रहा? तो गया। न्यूनतम फसल सघनता वाला जिला गया और सर्वाधिक फसल सघनता वाला जिला शिवहर रहा। अब हम लोग देखते हैं कृषि। तो अभी हम लोग हालांकि देख रहे थे, तो बिहार के कृषि के आंकड़ों को हम लोग देख लें तो गांवों की जनसंख्या बिहार में कितनी है? 88.7%, जिसमें कुल गांवों की जनसंख्या का 77% लोग कृषि पर निर्भर हैं। तो गांवों की जनसंख्या है 88.7%, जिसमें 77% से अधिक लोग कृषि पर निर्भर हैं। अब यहाँ पे कुछ इम्पोर्टेंट आंकड़े देखते हैं कि कहाँ सबसे अधिक उत्पादन होता है, क्या क्या। गेहूँ, रोहतास। गेहूँ का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? रोहतास। अभी हमने देखा चावल का सबसे ज़्यादा रोहतास, मक्का का सबसे ज़्यादा उत्पादन कटिहार, दलहन का सबसे ज़्यादा उत्पादन पटना, मखाना का सबसे ज़्यादा उत्पादन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ये मखाना के बारे में एग्जाम में पूछा जा सकता है, मधुबनी। कहाँ पे? मधुबनी। लीची का सबसे ज़्यादा उत्पादन मुजफ्फरपुर, आम का सबसे ज़्यादा उत्पादन दरभंगा, सब्जी का सबसे ज़्यादा उत्पादन नालंदा। सब्जी का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? नालंदा में, याद रखेंगे। आलू का सबसे ज़्यादा उत्पादन पटना में, प्याज का सबसे ज़्यादा उत्पादन नालंदा में, गन्ना का सबसे ज़्यादा उत्पादन पश्चिम चंपारण में, तंबाकू का सबसे ज़्यादा उत्पादन दरभंगा में, और जूट का सबसे ज़्यादा उत्पादन कहाँ पे होता है? पूर्णिया में। एक बार फिर से, जूट पूर्णिया, तंबाकू दरभंगा, गन्ना पश्चिम चंपारण, प्याज नालंदा, आलू पटना, सब्जी नालंदा, आम दरभंगा, लीची मुजफ्फरपुर, मधुबनी मखाना, याद रखेंगे, मधुबनी मखाना। उसके बाद चावल रोहतास, मक्का कटिहार, दलहन पटना और मखाना मधुबनी। अब देखिए,
वर्ष 2020-21 में कुल खाद्यान्न का उत्पादन कितना रहा? तो 17.95 लाख टन अभी हमने देख लिया। तो वर्ष 2020-21 में कुल खाद्यान्न का उत्पादन रहा 17.95 टन। जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा मिला। तो बिहार में जलवायु अनुकूल कृषि को बढ़ावा मिला। कृषि रोड मैप 3 के अर्थात कृषि रोड मैप 3 वर्ष 2017 से 22 के अनुसार सरकार के द्वारा 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर का विकास किया गया। तो 2017 से 22 के अनुसार कृषि रोड मैप 3 में सरकार के द्वारा 13 जिलों में जैविक कॉरिडोर का विकास हुआ। कुल औसत जोत कितना रहा वर्ष 2015-16 के दौरान? तो 0.39 हेक्टेयर। औसत जोत वर्ष 2015-16 के अनुसार 0.39 हेक्टेयर रहा। इसके बाद आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के दौरान आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में 2019-20 में सकल सिंचित क्षेत्र कितना रहा? 54.35 लाख हेक्टेयर। तो आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार बिहार में 2019-20 में सकल सिंचित क्षेत्र रहा 54.3 लाख हेक्टेयर। इम्पोर्टेंट है, याद रखेंगे। इसके बाद सीमांत जोत अर्थात 1 लाख हेक्टेयर से कम कितना रहा? 91.1%। सीमांत जोत अर्थात 1 हेक्टेयर से कम रहा 91.1%। लघु जोत अर्थात 1 से 2 हेक्टेयर को लघु जोत कहते हैं, वह रहा 5.85%। अर्थ माध्यम जोत अर्थात 2 से 4 हेक्टेयर के बीच में 2.56% रहा। मध्यम जोत कितना रहा? तो 0.5%। मध्यम जोत अर्थात 4 से 10 हेक्टेयर में 0.5% रहा। सिंचाई का आर्थिक सर्वेक्षण देखा जाए तो सिंचाई का आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 का देखा जाए तो नलकूप में 63.9% सिंचाई हुआ बिहार में। नलकूप से कितना? 63.9%, याद रखेंगे। उसके बाद नहरों से 30.6%, तालाब से 2% और अन्य साधनों से 0.35%। तो नलकूप से कितना सिंचाई होता है इस आर्थिक सर्वेक्षण में बताया गया? 63.9%, नहरों से 30.6%, तालाब से 2% और अन्य क्षेत्रों से 0.3%। सबसे अधिक सिंचित क्षेत्र कौन है? तो रोहतास है, जहाँ पे 3.72 लाख हेक्टेयर क्या है? तो सिंचित क्षेत्र है। कौन? रोहतास। सबसे कम सकल सिंचित क्षेत्र है शिवहर। तो याद रखेंगे, सबसे अधिक सकल सिंचित क्षेत्र रोहतास और सबसे कम शिवहर। शिवहर में कितना सिंचित क्षेत्र है? तो 0.2 लाख हेक्टेयर, 0.26 लाख हेक्टेयर। नलकूपों से सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र वाला जिला कौन है? रोहतास, अर्थात समस्तीपुर। समस्तीपुर में नलकूप से सबसे ज़्यादा सिंचाई होता है। जबकि नहरों से बात की जाए तो नहरों से सर्वाधिक सिंचित क्षेत्र जिला है रोहतास। रोहतास में नहरों से सबसे ज़्यादा खेती होते हैं। अब एक आखिरी टॉपिक है खनिज बिहार का। बिहार में खनिज कहाँ कहाँ मिलते हैं, कौन कौन, उसे हम लोग देखें। तो एक तरफ खनिज है और दूसरी तरफ उसका क्षेत्र है। एक तरफ खनिज और दूसरी तरफ क्षेत्र। चूना पत्थर कहाँ पे मिलता है सबसे ज़्यादा? तो कैमूर की पहाड़ी एवं रोहतास। चूना पत्थर कैमूर की पहाड़ी एवं रोहतास। पाइराइट कहाँ मिलता है? तो रोहतास एवं कैमूर। पाइराइट रोहतास एवं कैमूर। अभ्रक कहाँ मिलता है? तो नवादा, जमुई और गया। ये सभी लेटेस्ट आंकड़े हैं। अभ्रक, नवादा, जमुई और गया। बॉक्साइट की बात की जाए तो मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ी। बॉक्साइट मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ी। क्वार्टजाइट की बात की जाए तो क्वार्टजाइट मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ी एवं जमुई का चकाई क्षेत्र। तो मुंगेर के खड़गपुर पहाड़ी और जमुई का चकाई क्षेत्र ये क्वार्टजाइट के रूप में सबसे ज़्यादा उत्पादक क्षेत्र है। कहाँ पे? बिहार में। सोना की बात की जाए तो सोना बहुत इम्पोर्टेंट है। यह सोना क्योंकि अभी लेटेस्ट यह हाईलाइट है। अभी सोना में बहुत ज़्यादा अभी जमुई में सोना का खान मिला है करमटिया क्षेत्र में। तो इसीलिए यह लेटेस्ट आंकड़ा है। इसे तो कम से कम दिमाग पे नोट कर लेंगे, यह आएगा ही आएगा। तो सोना जमुई का करमटिया क्षेत्र। क्वार्ट्ज की बात की जाए तो क्वार्ट्ज नवादा, गया, जमुई, बांका, मुंगेर और खगड़िया
तो क्वार्ट्ज में नवादा, गया, जमुई, बांका, मुंगेर और खगड़िया। सोरा की बात की जाए तो सोरा भी इम्पोर्टेंट है, तो बेगूसराय, समस्तीपुर, सारण, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण याद रखेंगे। सोरा कहाँ? बेगूसराय, समस्तीपुर, सारण, मुजफ्फरपुर, पूर्वी चंपारण इत्यादि। गैलेना की बात की जाए तो बिहार में गैलेना सबसे अधिक कहाँ मिलता है? तो बांका में। चीनी मिट्टी भागलपुर, बांका और मुंगेर। चीनी मिट्टी भागलपुर, बांका और मुंगेर। एस्बेस्टस कहाँ पे? मुंगेर में। एस्बेस्टस कहाँ पे? मुंगेर में। टीन बात की जाए तो टीन में सबसे ज़्यादा कहाँ पे गया में। टीन कहाँ पे? गया में। यूरेनियम सबसे ज़्यादा बिहार में कहाँ मिलता है? तो यूरेनियम गया में। यूरेनियम भी गया में, टीन भी गया में। मैग्नीज की बात की जाए तो मुंगेर और गया। मैग्नीज कहाँ कहाँ? मुंगेर और गया। और स्लेट की बात की जाए तो मुंगेर का खड़गपुर पहाड़ी। स्लेट कहाँ पे सबसे ज़्यादा मिलता है बिहार में? तो मुंगेर की खड़गपुर पहाड़ी। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं भारत के खनिज के बारे में। ये भारत का खनिज आखिरी टॉपिक है। तो भारत के खनिज के बारे में देखिए, ये लेटेस्ट आंकड़ा है, सबसे लेटेस्ट आंकड़ा है 2020-21 का। दिमाग में इसे नोट कर लेंगे, एक प्रश्न तो आएगा ही आएगा। एक तरफ खनिज है, उसके बाद है उत्पादन और उसके बाद है भंडारण। तो खनिज, उत्पादन और भंडारण याद रखेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं कोयला। कोयला में सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे होता है? छत्तीसगढ़ में और भंडारण झारखंड में। तो कोयला का सबसे अधिक उत्पादन कहाँ पे? छत्तीसगढ़ में और भंडारण झारखंड में। कच्चा तेल का उत्पादन राजस्थान में, भंडारण असम में। कच्चा तेल का उत्पादन राजस्थान में और भंडारण असम में। प्राकृतिक गैस की बात की जाए तो प्राकृतिक गैस उत्पादन असम में और भंडारण भी असम में। उत्पादन और भंडारण दोनों असम में। बॉक्साइट की बात की जाए तो बॉक्साइट में उत्पादन और भंडारण दोनों उड़ीसा में। उत्पादन और भंडारण दोनों उड़ीसा में। तांबा की बात की जाए तो मध्य प्रदेश में उत्पादन और राजस्थान में भंडारण। राजस्थान में जो खेतड़ी इलाका है तांबा के लिए विश्व प्रसिद्ध है, तांबा का खेतड़ी। तो तांबा में मध्य प्रदेश उत्पादन में और राजस्थान भंडारण में। हीरा की बात की जाए तो हीरा में मध्य प्रदेश और भंडारण में भी मध्य प्रदेश। सोना की बात की जाए तो सोना की बात की जाए तो सोना में कर्नाटक उत्पादन में और भंडारण में भी कर्नाटक। तो उत्पादन और भंडारण दोनों में सोना पहले स्थान पर है। चांदी में राजस्थान। तो चांदी में राजस्थान जो है वह उत्पादन और भंडारण दोनों में पहले स्थान पर। उसके बाद लौह अयस्क में उड़ीसा उत्पादन में पहले स्थान पर और कर्नाटक भंडारण में पहले स्थान पर। याद रखेंगे, लौह अयस्क में उत्पादन में उड़ीसा पहले स्थान पर और कर्नाटक भंडारण में पहले स्थान पर। अभ्रक की बात की जाए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अभ्रक में उत्पादन और भंडारण दोनों में आंध्र प्रदेश पहले स्थान पर है। कौन? आंध्र प्रदेश। अभ्रक में। टीन की बात की जाए तो छत्तीसगढ़ उत्पादन में पहले स्थान पर और भंडारण में हरियाणा पहले स्थान पर। तो टीन में छत्तीसगढ़ उत्पादन में और भंडारण में हरियाणा पहले स्थान पर। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट था यह टॉपिक। कमेंट करें कि यह सेशन कैसा लगा। आगे हम लोग देखेंगे जो भारत का आर्थिक सर्वेक्षण है और उसके बाद बजट देखेंगे। और तो चलिए मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में और देखेंगे कुछ अन्य टॉपिक को लेकर। तब तक नमस्कार, जय हिंद।